हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इंटर के एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं पूरे पख्तूनख्वा में। तो हर तरफ नकल का सिलसिला जारी होता है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें पेपर्स के अंदर ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी सी मेहनत के साथ हो सकती हैं। तो उसमें इंग्लिश के पेपर में जो कुछ मज़ामीन पोइम्स के तौर पर शामिल होते हैं, वो बहुत ही आसान और लाजमी सवालात होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ वो हो सकते हैं, तो नकल की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा याद रखिए कि दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है पोएम से, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो पैराफ्रेजिंग आता है। पहली बुनियादी बात जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपने तीन चीज़ें करनी होती हैं। एक रेफरेंस लिखना होता है, एक कॉन्टेक्स्ट और एक एक्सप्लेनेशन। ये तीन तो आपके हेडिंग्स हो गए। रेफरेंस में आप पोइट का नाम और पोएम का नाम बताएंगे। ये बहुत ही बुनियादी चीज़ होती है, इसके अपने मार्क्स होते हैं, इसलिए आपने हर पोइट और हर एक पोएम का नाम साथ साथ याद रखना होता है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी होती है, आपको अपने फिंगर टिप पे हर पोएम की समरी याद होनी चाहिए। अगर आपको समरी याद हो, आपको बेसिक जो बुनियादी आइडिया है, जो इसका थीम है कि ये पोएम पोइट ने किस सोच के साथ लिखा हुआ है, तो आपको फिर कोई मसला नहीं होगा उसके कॉन्टेक्स्ट को लिखने में। और तीसरी चीज़ जो होती है वो एक्सप्लेनेशन होती है, और एक्सप्लेनेशन में आप उस चीज़ को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं, उसके आइडिया को, उसके फ़िलासफ़ी को, उसके सब्जेक्ट को। इस वीडियो में हम जो आपके कोर्स में पहला नज़म शामिल है, पोएम शामिल है, जिसका नाम है सॉलिटरी रीपर, जो कि बहुत ही मशहूर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, उसको करते हैं। इसकी समरी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका थीम बताता हूँ, और फिर मैं आपको उसको बताता हूँ कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन या पैराफ्रेज किस तरह लिखोगे। तो इस शॉर्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अगर आप इस स्टेंजा को, इस पोएम को देख लें, तो इसमें आपको तकरीबन इसकी डिवीज़न कुछ इस तरह हुई है कि इसमें आपको 4 स्टेंजा तकरीबन नज़र आ जाते हैं। तो जो पहला स्टेंजा है उसमें पोइट जो है वो आपको अचानक, जैसे कोई किसी की तवज्जो अचानक खींच लेने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है, तो यहाँ पर पोइट एक वर्ड यूज़ करता है, बिहोल्ड हर, और उसी सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जिसको देखते ही आपको महसूस हो जाता है कि कोई बंदा आपको रोक रहा है। तो पोइट ने यही टेक्निक आपके साथ की है कि वो देखो, और एक ख़ास डायरेक्शन में स्कॉटलैंड के पहाड़ों में वो देख लेता है कि वहाँ पर फसल उगी हुई हैं, और उन खेतों में एक लड़की जो है, एक छोटी सी बच्ची जो है, वो काश्त भी, कुछ चीज़ें भी, कुछ फसल भी काश्त कर रही है, और साथ साथ वो कुछ गा भी रही है, और उसकी आवाज़ जो है वो उस पूरे वादी में गूंज रही है, और पूरे वादी जो है वो उसकी आवाज़ से ओवरफ्लो हो रही है, उसमें गूंज रही है। और फिर पोइट कुछ मेटाफर्स यूज़ करता है, कुछ टेक्निक्स यूज़ करता है, मेटाफर्स कंपैरिजन यूज़ करता है दूसरे स्टेंजा में, जिसमें वो पहले उसको नाइटिंगेल की आवाज़ के साथ उसकी खूबसूरती को कंपेयर करता है। फिर पुराने वक्तों में जब अरब के सहराओं में लोग सफ़र करते थे, मुसाफिर आते थे, और वो मुसाफिरों को देखकर कक्कू परिंदा वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाता था। या जो हेब्रिडीज़ नामे एक समंदर के इस्तिआरे को यूज़ किया है कि किस तरह उसके ऊपर ये परिंदा गाया करता था, तो बिल्कुल उसी तरह तरन्नुम के साथ ये लड़की जो है ये गाना गा रही है। अब तीसरे स्टेंजा में एक मसला है, वो मसला ये है कि पोइट को उस लड़की की जो लैंग्वेज है, जो उसकी अपनी ओरिजिनल जो उसके एरिया की लैंग्वेज है, वो उसको समझ नहीं आ रही है। पोइट को सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो शायरी है उसमें म्यूज़िक सुनाई देती है, उसमें जो स्वीटनेस होती है, जो मेलोडी है, लेकिन लैंग्वेज उसको पता नहीं है कि ये लड़की क्या कह रही है। तो पोइट कहता है कि क्या मुझे बता सकेगा कि ये क्या गा रही है, ये कौन सा गमगीन गाना गा रही है, किसी की जुदाई में है, किसी की मौत पे है, या किसी मुसाफिर के जाने पर है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के गेसेस करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़े लगाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि चाहे मुझे इसकी ज़ुबान समझ आए या ना आए, मैंने इसको एंजॉय किया है, इस सॉन्ग को, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। फिर आखिरी स्टेंजा में फ़लसफ़ा आता है, वही फ़लसफ़ा जो कि बुनियादी तौर पर आर्ट के बारे में है, कि वो ये है कि पोइट कहता है कि मैं वहाँ से गुज़र गया और बहुत आगे चला गया, लेकिन मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है।
और फिर उसके बाद ये वो बुनियादी फ़लसफ़ा बता रहा है जो कि आर्ट का है, जो कि हर किस्म के आर्ट जिसमें पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, जो कि हमारे साथ हमारे मेमोरी का हिस्सा बन जाती है हमेशा। पोइट बुनियादी तौर पर ये फ़लसफ़ा बताता है कि म्यूज़िक, आर्ट ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई ज़ुबान नहीं होती है, जिनकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको समझ सकें। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इनकी मानी आपको समझ आए या आप उसको ट्रांसलेशन समझ आए, लेकिन इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि आपके जो उसकी जो एक अंदर एक एस्थेटिक होती है, एक ब्यूटी होती है, उसका हुस्न होता है, इसका मज़ा होता है, उसको आप समझ लें। तो इस पोएम का बुनियादी जो पॉइंट है, देखो कॉन्टेक्स्ट में आपका ये आएगा। रेफरेंस तो चलो क्लियर हो गया कि ये तो पोइट वर्ड्सवर्थ है और सॉलिटरी रीपर इस पोएम का नाम है। कॉन्टेक्स्ट इसका बुनियादी तौर पर यह हो गया कि पोइट बुनियादी ये बात आर्ट के बारे में बताना चाहता है कि आर्ट वो चीज़ होती है जिसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब लैंग्वेज मीडियम है, तो मैं फ़्रेंच गाना सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे फ़्रेंच ज़ुबान आती है। मैं किसी मूवमेंट को समझता नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत मूवमेंट है, जिस तरह के फ़ुटबॉल में हम देखते हैं कि रोनाल्डो जब खेलता है तो ऐसा लगता है कि एज इफ़ हिज बॉडी इज़ मूविंग टू डांसिंग टू सम ब्यूटीफुल ट्यून। तो इस तरह की हैसियत जो है वो आर्ट की होती है। अब आपको आखिरी बात जो आती है वो एक्सप्लेनेशन की आती है। आपको कोई भी स्टैंजा दिया जा सकता है, इनमें से कोई भी लाइंस दिए जा सकते हैं। अगर पहला दिया गया तो इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि पहले स्टैंजा में टेक्निक है कि कोई आपकी तवज्जो अचानक खींच लेता है तो उसमें अल्फाज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहोल्ड हो गया, जैसे कि हाई लैंड लैस होगी, यानी एक सादा सी लड़की है और खेतों में, जो कि हमें को बहुत अक्सर नज़र आती है। दूसरे स्टैंजा में मेटाफर्स यूज़ हुए हैं, सिमिलीज यूज़ हुए हैं, जिस तरह कि अरेबियन सी का है, नाइटिंगेल का है, ककू बर्ड्स का है। तीसरा जो है उसमें पोइट के गेसेस हैं, किस तरह की खूबसूरत अंदाज में वो अंदाज़े लगाता है कि शायद ये जो गाना है, ये जो म्यूज़िक है, इसकी मीनिंग ये हो, लेकिन पोइट इस तक पहुंचता नहीं है। और चौथा और आखिरी स्टैंजा जो है वो फ़लसफ़ा है बुनियादी तौर पर, और वो फ़लसफ़ा आपने याद रखना होगा कि आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यही चीज़ बुनियादी तौर पर आपकी कॉन्टेक्स्ट भी है, तो इस बात को आपने समझना है। एक आखिरी बात बताता हूँ कि अगर इस पोएम से पैराफ्रेज आता है तो खुदा के लिए ये बात हमेशा याद रखिए कि पैराफ्रेज में ना पोइट मेंशन करोगे ना पोएम मेंशन करोगे। पोएम का जो टाइटल है वो आपने, जो आपको लैंग्वेज दी गई है पोइट्री की लैंग्वेज, उसको आपने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। पैराफ्रेज सिंपली मीन्स टू मेक समथिंग सिंपल इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट द पोइट्री लाइन्स बिकम अंडरस्टैंडेबल। तो उसमें आप फ़लसफ़े नहीं झाड़ते हैं, ना उसमें आप कोई बुनियादी उस चीज़ को मॉरलाइज करते हैं या इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। बस वो जो गिवन लाइंस है उसको ऐसे अंदाज में प्रोज या नसर में चेंज कर दें ताकि आप जो है उसको अच्छी तरह समझ सके। तो नकल से बेहतर है अकल। ये वीडियो अगर आप देख लें तो सिर्फ 8 मिनट में तकरीबन ख़त्म हो जाती है, और 8 मिनट्स जो हैं वो अगर इस आपके 24 घंटे में से नहीं निकाल सकते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और इसको फॉरवर्ड करना ना भूलें। चूँकि एग्ज़ाम करीब हैं तो आपको बुनियादी तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि जितना भी लोगों को ये पहुँच जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।